नमस्कार। चेतना रेडियो के स्टूडियो में आज मेरे साथ हैं खेलों की दुनिया के एक प्रशिक्षक रणवीर। आप स्विमिंग के कोच हैं। आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। आप पैरा प्लेयर्स को तैयार करने, उन्हें तराशने का काम करते हैं। इसके साथ साथ आपने अपना जीवन और मुकाम खेलों को समर्पित किया हुआ है। आपका कार्यस्थल दिल्ली है। रणवीर जी, आपका चेतना रेडियो के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार सर, थैंक यू। रणवीर जी, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि आपने खेलों की दुनिया में कैसे आए, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ शिक्षा दीक्षा हुई? नमस्कार जी, थैंक यू सर। आपने जो हमें इस तरह का मौका दिया और इतने एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपने हमें पहुंचाने का काम किया। तो बेसिकली सर, मैं हरियाणा के एक भिवानी डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव तालू से बिलोंग करता हूं। हमारे डिस्ट्रिक्ट को स्पोर्ट्स का हब माना जाता है। मिनी क्यूबा नाम से इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में पहचाना जाता है। वहीं जो मेरा गांव है तालू, उसी गांव में बचपन से ही मेरे को स्पोर्ट्स का जो शौक़ था, जैसे स्कूल जो स्टार्टिंग जो मेरी शिक्षा हुई स्कूल में, उसी टाइम से ही मुझे स्पोर्ट्स का बहुत एक अंदर से, जब मैं भी किसी भी स्पोर्ट्समैन को देखता था तो मेरे अंदर भी एक उत्साह पैदा होता था कि मैं भी किसी स्पोर्ट्स में जाऊं। तो फिर जैसे ही स्कूल लेवल में हमने स्टार्टिंग लेवल में मैंने कबड्डी स्टार्ट किया, फिर खो खो स्टार्ट किया, रनिंग ऐसे ही भागते दौड़ते तो रनिंग, तो गांव में ऐसे ही स्विमिंग भी हम साथ की साथ करते ही थे। तो स्विमिंग का ऐसा कोई प्रोफेशनल उस टाइम कोई मोटो नहीं था कि मुझे स्विमिंग में ही जाना है। टिल एंड 8th और 11th तक मैं मतलब नॉर्मल 4-5 गेम करता था। जैसे खो खो में अगर मैं बताऊं तो खो खो में मैं स्टेट प्लेयर रहा हूं, रेसलिंग में मैं स्टेट प्लेयर रहा हूं, रनिंग में मैं जो अपनी बीआरओ की जो ओपन भर्तियां होती हैं उनमें मैं बीआरओ की ओपन भर्ती क्लियर कर चुका हूं। तो स्पोर्ट्स ऑल ओवर एक डेवलपमेंट के लिए भी मैं उसको यूज़ करता था। पता था कि भाई हाँ, देखते थे क्योंकि वहाँ हमारे आसपास में जो भीम स्टेडियम लगता है भिवानी सिटी का, तो उसमें जब भी जाते थे तो अच्छे अच्छे एथलीट वहाँ से निकले हैं। जैसे हम विजेंद्र बॉक्सर को लगाएं या फिर पूजा बोर को लगाएं। अभी हमारे पड़ोस के गांव धनाना की एक बिटिया नीतू घनघस करके एक लड़की है, बॉक्सिंग में उन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया है। तो ऐसे ऐसे करके हमारा स्पोर्ट्स में जो एक लगाव था वो जुड़ा रहा कंटिन्यू। फिर धीरे धीरे जैसे मैंने आपको बताया कि 10th 11th के बाद हमें पता चला कि हम स्विमिंग को भी हम प्रोफेशनलिज्म बना सकते हैं। फिर उसी हिसाब से मैंने स्विमिंग करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग में मुझे एक जो फर्स्ट टाइम एक पर्सन मिले थे, सुभाष, मेरा ही एक फ्रेंड था, तो उसको पता चला कि भाई चलो हम स्विमिंग का एक कंपटीशन हो रहा है, वहाँ चलते हैं। मैं तो एक्चुअली उस टाइम जैसे गांव में खेत होते तो खेतों में जा रहा था, मम्मी ने कोई काम बोला हुआ था, तो फिर मैंने वहीं साइकिल से मैं जा रहा था, तो वहीं साइकिल लगा के रख के वहीं पे फिर मैं वो कंपटीशन खेलने गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन था, तो वहाँ जाते ही मेरे 3-4 गोल्ड आ गए। तो ऐसे ही गाँव में तो तैरते थे ही, तो वहीं से मेरा ये सफ़र स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे स्टेट और फिर नेशनल, सीनियर नेशनल, स्कूल नेशनल, स्विमिंग, वाटर पोलो दोनों में मैं खेला हुआ हूँ। फिर ट्रैथलॉन धीरे धीरे, फिर रनिंग अच्छी थी तो किसी दोस्त ने गाइड किया कि भाई आप ट्रैथलॉन भी कर सकते हो। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा 3 इवेंट होते हैं। जैसे पहले स्विमिंग किया जाता है, फिर साइकिलिंग किया जाता है, फिर लास्ट में रनिंग किया जाता है। तीनों इवेंटों का कंबाइन इवेंट को ट्रैथलॉन बोला जाता है। तो फिर वो स्टार्ट किया धीरे धीरे। फिर 2015 में मैं नेशनल गेम्स केरला के लिए सिलेक्ट हुआ। तो ऐसे ही जब तक हमें कोई प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं मिली थी, फिर 2015 में जो मेरे कोच साहब मेरे को मिले, श्री अंकुर सिंह सैनी, एट प्रेजेंट वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गुजरात में। वो मेरे को मार्च में, आई थिंक 21 मार्च
में मेरे को पता चला कि कोई कोच आया यहाँ पे भिवानी स्टेडियम में हम प्रैक्टिस करते थे। तो फिर मैं उनसे जाके मिला, फिर उनको मैंने गाइडेंस लिया, मैंने मेरा मोटो बताया कि मेरा टारगेट ये है। तो फिर उन्होंने, उनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। फिर कुछ समय पश्चात मेरे शोल्डर इंजरी होगी, तो फिर उन्होंने मेरे को गाइड किया कि अगर रिहेबिलिटेशन अगर अच्छे से नहीं हो पा रहा है शोल्डर का, तो आप इसको एज ए कोचिंग लाइन जो है वो भी आप प्रोफेशनल कोच बन सकते हो। तो फिर मैंने उनके गाइडेंस में फिर मैंने अपनी डिप्लोमा स्टार्ट किया। पहले 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स जिसको हम शॉर्ट NIS बोलते हैं, वो 42 दिन का एक कोर्स होता है जिसमें कोचिंग के जो मेजर एस्पेक्ट होते हैं उन पे डिस्कशन किया जाता है। एक सर्टिफिकेट वो भी अपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ही एफिलेटेड होता है, तो वो किया। फिर जो 1 ईयर का डिप्लोमा होता है मैंने वो स्टार्ट किया अपना 2017 और 18 में जब लास्ट में, मतलब मेरा टारगेट यही था कि मैं बचपन से आदत थी कि मैं अपना बेस्ट दूं। तो उसी एक लय में जब मैंने डिप्लोमा जब मेरे को दिया जा रहा था, तो फर्स्ट टाइम एक बोलते हैं कि लाइफ टर्निंग पॉइंट आपका क्या था, तो वो जब मेरे को वहाँ पे अपने डिप्लोमा में जब मेरे को गोल्ड मिला, मैं ऑल ओवर मेरे बैच में फर्स्ट आया, तो तब मेरे को एक अंदर से इतनी खुशी मिली कि हाँ कि जो मेहनत मैं कर रहा था आज वो मुकाम और एक वो डेजिग्नेशन मेरे को मिली है कोच की। तो फिर वहाँ पे मेरे सर भी बहुत खुश हुए कि भाई हमारे ट्रेंड किया हुआ बच्चा आज इस मुकाम पे है। फिर धीरे धीरे उस टाइम मेरे पास एक बाहर का ऑप्शन भी आया था, USA का माइकल फेल्प्स एकेडमी का। पहले गुरुकुल करके एक स्पोर्ट्स कंपनी थी, उसने मुंबई मेरे को ऑफ़र दिया था। तो मेरा ये टारगेट था कि मेरा कोचिंग में आने का सबसे मेन मोटिव ये था कि जैसे मुझे कोचिंग नहीं मिली है इस एज में, मैं चाहता हूँ कि मैं उन बच्चों के लिए कोचिंग प्रोवाइड करवाऊँ जो मेरे जैसे बच्चे हैं। ऐसा कोई रणबीर न हो कि जिसको इस फेज़ में आके ट्रेनिंग न मिले। तो यही मेरा मोटो था कोचिंग लाइन में आने का। तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू रखा। धीरे धीरे मैं वापस मेरी भिवानी सिटी में वापस डिप्लोमा करके आया, फिर मैंने वहाँ काम करना स्टार्ट किया। फिर मैं हिसार शिफ्ट हुआ, विद्युत नगर गेट नंबर 1 पे हरियाणा स्पोर्ट्स एकेडमी करके है, वहाँ 50 मीटर के पुल पे मैंने वहाँ ट्रेनिंग दी। वहाँ से एक बच्चा स्टेट में, कुछ 2-3 बच्चे स्टेट मेडलिस्ट और एक बच्चा सीनियर पार्टिसिपेट हुआ सीनियर नेशनल में। फिर भिवानी से 3-4 बच्चे वहाँ से निकले सीनियर नेशनल। फिर धीरे धीरे मैं सहवाग स्कूल में चला गया, वहाँ से कुछ बच्चों को निकाला। फिर 2019 में मेरा सिलेक्शन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हुआ। फिर क्योंकि उस टाइम पे हमें जैसे बचपन से हम देखते आ रहे थे कि भाई हाँ स्पोर्ट्स साई बोला जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में, कि साई में जिस बच्चे का सिलेक्शन या जो साई में जो कोच लग जाता है उसका एक अलग सा एक मार्का रहता था कि भी हाँ ये साई में प्रैक्टिस करता है, ये साई कोच है। बचपन से वो देखते आ रहे थे। तो जैसे ही सिलेक्शन हुआ तो अंदर से इतनी खुशी मिली कि जैसे हमने हमारा सपना साकार हो गया, कि जो बचपन में हम देखते थे क्या हम भी कहीं कभी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकते हैं या इसमें हम एज ए कोच जा सकते हैं। फिर हमने वहाँ से सिलेक्ट होने के बाद एक हमारी दिल्ली में नेशनल स्विमिंग एकेडमी जो तालकटोरा स्टेडियम है वहाँ पे चलती है, वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग वहीं है टिल डेट तक मैं वहीं पोस्टेड हूँ। तो वहाँ से फिर एकेडमी में मैंने धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। जो एक प्लेटफॉर्म मैं चाहता था वो प्लेटफॉर्म मेरे को मिला। उसी प्लेटफॉर्म के तहत मैंने धीरे धीरे वहाँ पे हमारे हेड कोच श्री पार्था प्रीतम मजूमदार, उनके अंडर में फिर हमारे सीनियर कोच श्री संजय बीस सर, राकेश कुमार सर, विनीत सर, इन लोगों के अंडर में मैंने धीरे धीरे करते हुए फिर 2020 में जो टोक्यो में हमारा ओलंपिक के जो सिलेक्शन ट्रायल हुए थे वहाँ पे हमारी एकेडमी का एक बच्चा सिलेक्ट हुआ, बी कट क्वालिफाई उसने टाइम दिया। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे ने खेलो इंडिया में मेडल दिए, सीनियर नेशनल में मेडल दिए। तो ऐसे करते करते हमने बहुत मतलब एक लाइफ में अचीवमेंट धीरे धीरे बढ़ती गई हमारी। फिर मैं पैरा से इंट्रोडक्शन हुआ वहाँ। फिर पैरा के बच्चों का मुझे ये लगा कि भाई नहीं, जर्नल जो पैरा बच्चे हैं उनको एक हेल्पफुल बहुत एक कोच की ज़रूरत है, क्योंकि उनमें डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर एक अंदर से एक आवाज़ आई कि भाई पैरा को भी आप साथ में लेके चलिए। तो फिर मैं पैरा में
जो उदयपुर में हमारी 2021 में जो नेशनल हुई थी, वहाँ पे मैं पैरा के साथ में, वो मेरी फर्स्ट सीनियर और जूनियर नेशनल थी। वहाँ पे मेरे बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। वहाँ हमारे 11 मेडल आए सीनियर और जूनियर मिला के। फिर धीरे धीरे हमारी जो सेकंड नेशनल हुई 2022 में सीनियर और जूनियर, वहाँ मेरे 16 मेडल आए। तो तब तक जो पैरा के साथ साथ जो वर्किंग का एक्सपीरियंस था वो अच्छा होता गया। फिर जो हमारा एक बच्चा था हिमांशु नांदल करके, जिसको मैं अभी जो मेरे पास ट्रेंड हो रहा है, तो उसके साथ साथ उसके नेशनल रिकॉर्ड बने। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इस बच्चे में और आगे जाने का टैलेंट है, तो उसको अभी मैं धीरे धीरे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी करंट में अभी वो बच्चा एशियन गेम्स में सिलेक्ट हुआ है। इससे पहले हम वर्ल्ड पैरा सीरीज़ के लिए गए हुए थे सिंगापुर, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन हुआ उसका, फिर 5 साल के लिए उसको क्लासीफाइड हुआ। अभी वो एशियन गेम्स में जा रहा है। तो होपफुली ऐसे ही मतलब धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। तो अभी उसी जर्नी को हम कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं, और आगे भी जो भी मतलब मेरा जो फ्यूचर गोल है कि मैं पैरा के लिए स्पेशल एक एकेडमी चाहता हूँ कि भाई 2-3 एकेडमी खुलें जहाँ पे जो ऐसे बच्चे हैं जी, क्योंकि आजकल थोड़ा सा इन बच्चों को, जो पैरा डिसेबल जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा एक जनरल बच्चों से थोड़ा सा अलग रखा जा रहा है हमारे समाज में। तो पर हमारा ये टारगेट है कि दोनों बच्चों को, जनरल और पैरा बच्चों को, दोनों को इक्वली, दोनों आइज जैसे साथ हैं वैसे रखा जाए। और उसी के तत्प्रयास हम, मतलब मैं ये अपना पूरा जो मेरा टारगेट है कि भाई नहीं, कैसे भी करके मुझे ये एकेडमी स्टार्ट करनी है, और जो पैरा वाले बच्चे हैं उनको मैं जनरल वाले बच्चों के साथ लेके उनको मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ सर। यह आपने अपने जीवन का सफ़र बताया, जिसमें पैरा शब्द जुड़ते ही एक भावनात्मक मुद्दा आ गया, जिसने आपको दिल से छुआ, और आपने अपने प्रशिक्षण की दिशा को बदल लिया। जी सर। जीवन में बहुत से मुकाम होते हैं, मैं आपसे 3 मुकाम पर बात करूंगा। आपके जीवन में वह क्षण जिसने आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया, टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। जैसे मैंने सर बताया कि टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ की जब डिप्लोमा में मेरा फर्स्ट टाइम अनाउंस हुआ कि मेरे को गोल्ड मिला है, ऑल ओवर बैच में मैंने टॉप किया है, तो वो मैं मानता हूँ कि वो एज ए स्टूडेंट से एज ए कोच कन्वर्ट जो हुआ हूँ मैं, और उसमें एक मतलब जो लगा कि भाई हाँ, अंदर से कि जो मैं चाहता था वो बना हूँ मैं आज, वही मेरा एक मैं टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। दूसरा मैं ये मानता हूँ कि जब मैंने उदयपुर में जो मेरी पहली सीनियर और जूनियर पैरा नेशनल थी, वो जब मैं देखने गया, तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि बच्चों को, जो पैरा एथलीट हैं, उन बच्चों में ऐसा जज्बा कि जो जर्नल में भी मुझे देखने को नहीं मिला। अगर मैं होनेस्टली मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि उन बच्चों में कुछ बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारी जगह, बहुत सारी स्टेज ऐसी देखी मैंने जहाँ पे वो बच्चे बहुत सर्वाइव कर रहे हैं, और लोगों को ऐसा संदेश दे रहे हैं कि अगर आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको कोई नहीं हिला सकता, कोई ऐसा मुकाम नहीं है कि जिसे आप हासिल नहीं कर सकते हो। वो अंदर से उनका एक जो वे ऑफ लाइफ है वो हमें बता रहा है, वो चिल्ला चिल्ला के हमें बता रहा है कि जो जर्नल बच्चे हैं, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मोस्टली, जैसे हम बोर्ड्स के एग्ज़ाम की बात करें या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, अगर कोई बच्चा उसे क्रैक नहीं कर पाता है तो वो जो डेथ की तरफ, ये हम जैसे सुसाइड जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ वो अग्रसर हो जाते हैं। पर वो जो बच्चे हैं, वो बच्चे इस बात को दिखाते हैं कि क्या हुआ लाइफ में, ये कोई आपका आखिरी चांस नहीं था। अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आपके अंदर हौसला है, अगर आपके अंदर वो डेडिकेशन है, तो आप उसको एक मौका लाइफ को और दें, आगे बढ़ें। जो हुआ उसको छोड़ के, जो बच्चे हैं वो एथलीट हमें मोस्टली यही सिखाते हैं कि लाइफ में कोई भी कंडीशन लास्ट नहीं है। मैं पैरा में काफ़ी सारे, अभी मैं वर्ल्ड पैरा सीरीज़ के लिए सिंगापुर गया था, तो सर मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं, जिनके दोनों पैर भी नहीं हैं, पर फिर भी वो बच्चे एक इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश का, अपने माँ बाप का, अपना खुद का नाम रोशन कर रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों से मुझे एक मोटिवेशन मिला। फिर मतलब अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, आज के बाद
इन बच्चों को साथ रखना है चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन के बाद मैं मतलब टोटली मैं पैरा से जुड़ चुका हूँ सर। पहले इतना नहीं था, पर जब मैंने वो नेशनल देखी, बच्चों को जैसे हम लेडर से निकाल रहे हैं, किसी बच्चे को ग्रिल्स ने कट कर दिया, किसी को पेन आ रहा है, किसी का हाथ नहीं है, किसी को उठा के उसके पेरेंट्स ब्लॉक पे रख रहे हैं, उधर से निकाल रहे हैं, कोई बच्चा बीच में रुक जा रहा है, कोई बच्चे को पेरेंट्स बोलते कुछ हैं, उसका ध्यान कहीं और होता है। तो ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे ऐसे लाइफ एग्जाम्पल मैंने देखे हैं कि एक अंदर से मुझे जीने का एक नई रोशनी, नई ऊर्जा मिली। इसलिए मैंने मतलब टूवर्ड्स मैं पैरा एथलीट जो हैं उनके साथ में दिल से जुड़ा हूँ। चेतना रेडियो से आपकी यह बातचीत उसके श्रोताओं के लिए रोचक होती जा रही है। मैं आपके इस जीवन के मुकाम में उस दुखद क्षण को भी हमारे श्रोताओं तक बताना चाहता हूँ जो आपके जीवन में प्रेरणादायक बने, वह वेदना जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सर ऐसी चीज़ें बहुत सी आई जब मैं स्पोर्ट्स करता था। तो सबसे ज़्यादा जो है, जब मेरे को इंजरी हुई तो उस टाइम अगर जो मेरी सोच है कि अगर मेरे को कोई अच्छा फिजियो या फिर कोई अच्छा ऐसा कोच अगर उस टाइम मेरे साथ होता जो मेरे को मोटिवेट करता कि नहीं रणबीर चल, कोई नहीं, आप यहाँ नहीं है तो इसकी रिहेबिलिटेशन ऐसे कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो कुछ फैमिली इशू भी थे, मम्मी पापा के भी इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो वो चीज़ें भी सामने आई जिस वजह से मुझे अपना स्पोर्ट्स छोड़ के मेरे को कोचिंग लाइन, अपना करियर चेंज करना पड़ा। तो अगर उस टाइम मेरे को एक कोच या एक अच्छा फिजियो मिल जाता तो ताकि हो सकता है उस टाइम मैं अपना जो एज ए एथलीट जो करियर है मैं कंटिन्यू रखता। तो वो एक क्षण मैं मानता हूँ कि लाइफ में, पर यह है कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो ऐसे ही बन के जो मैंने आपको पहले ही बताया कि श्री अंकुर सिंह सैनी मेरी लाइफ में आए, उन्होंने मेरे को प्रॉपरली ये बताया कि बेटा ऐसे आगे कैसे चलना है। उन सर ने मुझे कभी भी ये फील नहीं होने दिया कि वो मेरे सर हैं। उन्होंने हमेशा मुझे एज ए फ्रेंड, एज ए अपनापन हमेशा महसूस करवाया, और उसी अपनेपन के साथ मैं आज उनको लाइफ टाइम, आज हमें मिले हुए लगभग हम 15 में मिले थे तो 8 साल के आसपास हो चुके हैं। तो उन 8 साल में उन्होंने मेरी मतलब हर तरीके से हेल्प की है। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए जब मैं गांधीनगर गया हुआ था उस टाइम मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम भी फैमिली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो घर से कॉल गया मम्मी का कि बेटा पापा की ऐसी ऐसी हालत है तो देख ले, आजा। तो उस टाइम मैंने डिसीजन लिया कि चलो कोर्स तो, स्टडी तो लाइफ है, मैं दोबारा भी कर सकता हूँ, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट बैच में मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो मैंने फाइनल किया कि मैं ये कोर्स को वहीं बीच में छोड़ के मैं घर आने के लिए मैंने डिसाइड किया। पर उसी टाइम मेरे सर को पता चला, मेरे सर का मेरे पास कॉल आया, मेरी फैमिली को समझाया कि क्या रणबीर यहाँ आके जो अंकल जी की जो हालत है या फिर इनका जो ऑपरेशन करना है या फिर जो भी इनका ट्रीटमेंट देना है, क्या रणबीर वो दे सकता है? तो फिर पेरेंट्स ने बोला नहीं, वो तो काम डॉक्टर का है। तो फिर अगर जो काम वो नहीं कर सकता, आप उस काम के लिए आप क्यों उनको बुला रहे हो? उनको उनका जो कोर्स है वो कंप्लीट करने दीजिए। रणवीर की जगह पे मैं हूँ, आप एज ए रणवीर मुझे बताइए क्या काम है। तो एक कोच होते हुए भी उन्होंने मतलब मेरे पेरेंट्स को कभी मेरी कमी फील नहीं होने दी। उस टाइम की मैं पर्टिकुलर टाइम की मैं बात करूं तो वैसा ही एक फैमिली रिलेशन हमारा बना हुआ है तब से और आज तक। दुख और सुख तो एक दूसरे के साथी हैं। दुख की बात कर ली, अब तक के जीवन का सबसे खुशी का लम्हा जिसे आप याद रखना चाहते हैं? खुशी का सर, एक तो मैंने आपको बताया कि जब मैं डिप्लोमा में टॉप किया। दूसरा सर, जब अभी एज ए कोच अगर मैं बात करूं तो एज ए कोच अभी जो बच्चा मेरा पैरा एथलीट, पैरा स्विमर हिमांशु नांदल करके है, तो जब वो सिलेक्ट हुआ एशियन गेम्स में तो तब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिली, क्योंकि मेरा टारगेट था एशियन गेम्स खेलना, ओलंपिक तक जाना। तो वो मैं एज ए एथलीट मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। तो फिर मैंने ये एक टारगेट रखा कि अगर मैं नहीं जा पाया तो कोई नहीं, अपने बच्चों को मैं ज़रूर इस लेवल तक एक इंडिया का नाम रोशन करने के लिए
उनके अपने पेरेंट्स का, तो वो मेरा टारगेट था। तो वो जब मुझे अचीव हुआ, जब फर्स्ट टाइम हम वर्ल्ड पैरा सीरीज़ के लिए सिंगापुर गए, जब हमने दोनों ने साथ में मिलके एक इंडिया की जो पीछे लिखा होता है इंडिया, उसकी टी शर्ट और उसका ट्रैक सूट जब हमने डाला, और जब हम एयरपोर्ट से हमें टेक ऑफ जब मिला, जो डिपार्चर हमें दिया गया, तो उस टाइम एक बहुत खुशी के क्षण थे हमारे लिए, मुझे एज ए कोच, और उनको भी, उनका भी फर्स्ट टाइम था। तो उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे, और अभी वो एशियन गेम्स के लिए जा रहा है। तो ये सबसे खुशी का क्षण है सर। बातचीत के अंतिम दौर में हम हमारी बातचीत की दिशा को बदलते हैं। आप दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में असिस्टेंट स्विमिंग कोच के रूप में काम कर रहे हैं। दिल्ली हमारे देश का दिल है, और दिल्ली वह जगह है जहां से पूरा भारत दिखता है। आप भारत में खेलों के वातावरण को कैसे महसूस करते हैं, और उसमें किस परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस करते हैं? जी सर, आपने सही कहा, दिल्ली देश का दिल है, और जहाँ तक हम हमारे देश की बात करें तो स्पोर्ट्स कल्चर जो हमारे देश में है वो बहुत एक अच्छे लेवल पे है। पहले जैसे इतना लोगों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज की डेट में हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी है। तो धीरे धीरे हम ऑल ओवर वर्ल्ड के मैप में हम अपने आप को देख पा रहे हैं, और मैं आशा भी करता हूं कि आने वाले जो ओलंपिक साइकिल है, आने वाले 8-10 साल में हम और अपने आप को एक, जो अभी सरकार ने स्कीम चला रखी है टॉप्स, जिसको टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम्स के तहत चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को जो भी एथलीट हैं, हाई परफॉर्मेंस एथलीट हैं, उनको फाइनेंशियली अकोमोडेशन या कोचिंग कैंप्स वो सरकार के तरफ से दिए जा रहे हैं। उनके कोच के साथ, जिस कोच के साथ वो ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, उस कोच की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। तो ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ सरकार बच्चों को दे रही है, एथलीट को दे रही है, तो जिससे हमारी जो कोचिंग का जो प्रोस्पेक्ट है वो बहुत डेवलप हुआ है। और हमारे, अगर मैं पर्टिकुलर हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मैं बात करूं, तो जो हमारे डीजी हैं श्री संदीप प्रधान जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अभी स्पोर्ट्स लाइन में जो सेंटर्स हैं उन पे पर्टिकुलरली जो एक पूरी टीम होती है, जैसे साइकोलॉजिस्ट है, फिजियोलॉजिस्ट है, अपना जो जिम ट्रेनर्स हैं, कोच है, उनको एथलीट से डिस्कशन करते हैं वो कि आपको किस कोच के अंदर ट्रेनिंग करना है। एक ओलंपिक साइकिल उन्होंने बनाया हुआ है कि एक ओलंपिक साइकिल्स में एक एथलीट एक कोच के पास ही रहेगा, उनकी ट्रांसफ़र के उन्होंने कम चांसेस किए हैं। तो ये जो कदम उठाए हैं वो बहुत ही मतलब पॉजिटिव हैं, और टूवर्ड्स द एथलेटिक जो परफॉर्मेंस है उसमें है, फेवर में है। तो ये चीज़ें, और आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एथलीट, और जो खेलो इंडिया स्टार्ट किया है उससे बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं, और धीरे धीरे जो ग्रास रूट पे जो काम हो रहा है, और ये जो स्टार्टिंग अभी की है, अभी खेलो इंडिया एकेडमीज हमने स्टार्ट की हैं, तो वो एक अच्छा स्टेप है सर। और जो आपने पूछा कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं, तो बच्चों का जो हम एक ग्रास रूट जो है हमारा मेजर एस्पेक्ट है, ग्रास रूट पे हम जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग और जितनी एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग अगर हम बच्चों को दें तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी हमारे ऑल ओवर इंडिया के स्पोर्ट्स को डेवलपमेंट के लिए। समाज और अभिभावक की मानसिकता का खेलों और खिलाड़ियों के प्रति आप किस तरह से आकलन करते हैं, और उसमें किस परिवर्तन की ज़रूरत अनुभव करते हैं? जी सर, ये आपने बहुत एक अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये जो दो चीज़ें हैं एक एथलीट की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी पैदा करते हैं। क्योंकि पेरेंट्स आज की डेट में मोस्टली जो पेरेंट्स चाहते हैं, अगर उनका बच्चे ने अभी फॉर एग्जांपल अगर आज उन्होंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है तो वो चाहते हैं कि विद इन 2 और 3 ईयर्स उनको रिजल्ट मिले। पर जो आउट ऑफ इंडिया में हमने मतलब जो देखा है या फिर जो रिसर्च बता रही हैं कि क्योंकि जो एक एथलीट की परफॉर्मेंस के लिए एटलीस्ट
6 ईयर का उनको एक जो ट्रेनिंग ईयर्स जिसको बोला जाता है वो अगर उनको मिले, उसके बाद अगर पेरेंट्स ये चाहें कि एक ओलंपिक साइकिल 6 या 8 साल के बाद हमारा बच्चा परफॉर्मेंस दे, भले ही हम चाहते हैं कि बच्चों को आप जो परफेक्टली आइडली एक एज हम स्पोर्ट्स में मानी जाती है 6 to 8 ईयर्स, उसमें हम बच्चों को स्पोर्ट्स स्टार्ट करवाएं और 16-18 ईयर्स में हम जाके बच्चे की परफॉर्मेंस जो एक हाई परफॉर्मेंस जैसे एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ में उनको हम देखें। तो अगर हम नज़रिया हम चेंज कर पाएँ तो हमारे जो स्पोर्ट्समैन के लिए और उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। और मैं ये पेरेंट्स से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने बच्चे को थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स आसान नहीं है। स्पोर्ट्स में आपको दिन रात एक करनी पड़ती है। आप किसी भी स्पोर्ट्समैन का आप जो उन्होंने किया है ट्रेनिंग, जितनी भी उन्होंने की है 8 साल की, 10 साल की, जितने भी आप उनका जो भी फीडबैक है आप उनका ले लीजिए, तो एटलीस्ट कोई भी जो एथलीट है उसने 8 से 10 साल की ट्रेनिंग की है, उसके बावजूद आज वो एक प्लेटफॉर्म पे है। चाहे आप नीरज चोपड़ा की बात कर लीजिए या नीतू घनघस की बात कर लीजिए, कोई भी बड़ा जो एथलीट है, किसी की भी आप बात कर लीजिए, उन्होंने एक लॉन्ग पीरियड दिया है। उसके साथ साथ वो आज जिस मुकाम पे हैं, इसलिए आज इस मुकाम पे है क्योंकि उन्होंने पीछे टाइम दिया है। उनके पेरेंट्स ने पेशेंस रखा, उनके पेरेंट्स ने अपने बच्चे के ऊपर विश्वास रखा, अपने कोच के ऊपर विश्वास रखा, उन्होंने विश्वास रखा, इसीलिए आज वो इस मुकाम पे हैं। बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं या ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने कोच पे, अपने बच्चे पे विश्वास नहीं, कहीं ना कहीं उनका डगमगा जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चा भी डगमगा जाता है। क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन बनने के लिए हमें टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी विषय में 2 कहावत जोड़ता हूँ। एक कहावत रही, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे जनाब। समय बदला, क्रिकेट, लॉन टेनिस, गोल्फ जैसे खेलों ने इस मुहावरे को उल्टा कर दिया। जी सर। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे जनाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। दूसरे खेल इसमें कहाँ स्थान रखते हैं और समाज के खेलों और आजीविका के बीच में क्या दृष्टिकोण में परिवर्तन है, या आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं इस दोनों मुहावरों में अंतिम मुहावरे को प्रेरित करने के लिए, जिससे खेल प्रेरित हो? जी सर, जो आपने दूसरा मुहावरा बताया ये आज की डेट में बहुत प्रचलित है और ये बना भी इसीलिए है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ ऐसे एथलीट और पेरेंट्स जिन्होंने अपने कोच और अपने बच्चे के ऊपर विश्वास रखा, तो आज इसीलिए वो नवाब भी हैं, जनाब भी हैं और आज इंडिया के स्टार भी हैं। वो स्टार इसलिए बने क्योंकि उनके पास उनके कोचिज़ ने एक पूरा अपनी लाइफ गोल सेटअप किया, बच्चों के साथ बने रहे, उनकी ट्रेनिंग, क्योंकि एक कोच को भी एथलीट की तरह उतना ही हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके एक एथलीट तैयार होता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं या जो भी कोचिज़ हैं, पेरेंट्स हैं, जो ये हमारे पास जो गैप है, इस गैप को भरने के लिए हम दोनों को साथ चलना पड़ेगा, कोचिज़, एथलीट और पेरेंट्स। क्योंकि हर जगह देखा जाता है बाहर और इंडिया में सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो यही है, क्योंकि बाहर के एथलीट अपना जो गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल से चलते हैं और इंडियन एथलीट शॉर्ट टर्म गोल से चलते हैं। इंडियन एथलीट का कुछ टाइम पहले तक ये टारगेट था कि उन्हें बस जॉब मिल जाए, बस उनका जो स्पोर्ट्स का करियर था वो एक जॉब तक सीमित था। पर आज एक एथलीट का जो टारगेट, जो थिंकिंग जो चेंज हुई है वो है कि आज हमारा जो टारगेट है वो हमारे देश को आगे बढ़ाना है, हमारे देश को आगे लेके जाना है, हमारे देश का तिरंगा झंडा, हमारा राष्ट्रीय गान बाहर देशों में गुंजाना है, वहाँ जाके हमें अपने नाम को बताना है कि भाई इंडिया भी एक देश है जहाँ से हम आते हैं। तो धीरे धीरे इन चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है, सरकार इन्हीं चीज़ों पे काम कर रही है और सरकार से मैं यही गुजारिश करूँगा कि
जो फैसिलिटीज़ धीरे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने स्टार्टअप कर दिया है। मोदी जी ने जैसे बाहर से कॉमनवेल्थ से या ओलंपिक से जो बच्चे अभी मेडल्स लेके आए हैं उनसे मिले हैं, जाने से पहले मिले हैं। तो जो मोदी जी ने किया है, ये अगर 8-10 साल पहले अगर ये स्टार्ट हो जाता तो और भी अच्छा आ जाता। चलो वो तो एक कहावत है कि भाई चलो टाइम गया, बात गई, रात गई। तो ऐसे ऐसे अभी जितना जल्दी अभी ये स्टार्टअप हो रहा है, आज जितना जल्दी फास्ट स्पोर्ट्स ग्रोथ कर रहा है इंडिया में, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, बाहर से कोचेज आ रहे हैं। कुछ कोचेज जो इंडिया के हैं वो उनको बाहर ट्रेंड करने के लिए भेजा जा रहा है, बाहर की जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं वो सीखे जा रहे हैं। तो आज यही है कि एक कोच को जो अभी जो मिशन है कि भाई एक ओलंपिक साइकिल तक कोच को वहीं रखा जाएगा, एक एथलीट के साथ, उन्हीं एथलीट के साथ रखा जाएगा। तो ये मैं चाहता हूँ कि सरकार एक इस जो ये सिस्टम्स इन्होंने बनाया है, ये जो एक गोल सेट किया है, इस गोल को ऐसे ही हम सेटअप आगे धीरे कंटिन्यू रखें। तो यही मेरी गुजारिश है सर। घड़ी की सुई मुझे कुछ संकेत दे रही है, लेकिन एक प्रश्न मैं अगर छोड़ दूंगा तो बात अछूती रह जाएगी, क्योंकि आप चेतना रेडियो के स्टूडियो में बात कर रहे हैं। चेतना रेडियो का स्टूडियो संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान में अवस्थित है और यह क्षेत्र पंजाब से सटा हुआ है, त्रिवेणी संगम पर बसा हुआ है। यहाँ नशे का व्यापार और नशे का प्रचलन बहुत हो गया। अक्सर हम लोग जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, बाल मनोविज्ञान में काम करते हैं, वह कहते हैं कि खेलों से जुड़ो तो नशे से दूर रहोगे, लेकिन एक ऊपर वाले स्तर पर भी खिलाड़ियों के ड्रॉप टेस्ट में इस तरह की शिकायतें आती हैं। तो एक आम आदमी कैसे आश्वस्त हो कि खिलाड़ी नशे से दूर है, और अंत में इस क्षेत्र के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर, ये भी एक बहुत मेजर पार्ट है कि बोला जाता है कि अगर आप खेल रहे हो, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज़ है, ये ऑटोमेटिकली बच्चों को जो भी चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, उनको दूर रखता है ऐसी चीज़ों से जो हमारे सामाजिक रूप में असभ्य बताई जाती हैं, या जिनको हम कोई भी पेरेंट्स या कोई भी टीचर, कोई भी कोच नहीं चाहता कि हमारा बच्चा इन चीज़ों का सेवन करे। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार भी जितने भी आज की डेट में, पहले इतना नहीं था पर आज की डेट में जो नाडा नेशनल डोपिंग एजेंसी के कैंप्स दे रही है, उनके अवेयरनेस के डोपिंग अवेयरनेस के जो सेमिनार्स लगा रही है, ताकि एथलीट और पेरेंट्स और एक आम जन को पता चले कि भाई ये चीज़ आपकी डोपिंग में आती है, ये चीज़ आपकी डोपिंग से बाहर है। ये चीज़ों का हमें अभी बताया जा रहा है और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि इन चीज़ों का आप सेवन कम करें, ताकि आप आगे डोपिंग से इन चीज़ों पे, क्योंकि पहले ये रहता था कि कुछ साल पहले की नहीं जो है वो हम वैसे नहीं, हम डोपिंग से जो एक्सटर्नल जो हम एडवांटेज लेते हैं उनसे हमें मिल जाता है। पर आज की डेट में जो अवेयरनेस आ चुकी है कि हम खाने से भी इन चीज़ों का पूर्ति कर सकते हैं, हम जो नेचुरल डाइट है उससे भी इन चीज़ों की हम पूर्ति कर सकते हैं। आयुर्वेदा ने बहुत कुछ सिखाया है। इन चीज़ों का जो सरकार ने कैंप्स जो हर एक स्टेट या नेशनल, जूनियर नेशनल जो बाहर टीमें जाती हैं उनके साथ अवेयरनेस कैंप जाने से पहले, आने के बाद, तो धीरे धीरे हम इस चीज़ को दूर कर रहे हैं। एथलीट और जो डोपिंग है इसको हम एक बहुत बड़ा गैप बनाने जा रहे हैं, ताकि इसमें बहुत ज़्यादा गैप बना रहे। एथलीट का विश्वास अभी हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं कि आप नेचुरल डाइट रखें, जो भी आयुष की जो आयुर्वेदा की चीज़ें हैं उनका आप सेवन करें, नेचुरल चीज़ों का सेवन करें। सरकार इन चीज़ों पे बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स और ऐसे बुक्स रिलीज़ कर रही है, सोशल मीडिया पे भी ऐसी चीज़ों को डाल रही है, ताकि बच्चे, एथलीट, आमजन इनसे प्रभावित हों और नशे से दूर रहें। बहुत खूब, ये आपने बात बखूबी व्याख्यात कर दी कि डोपिंग जो वर्तमान में समाज में प्रचलित नशा है उससे अलग समस्या है, जिसके निवारण के लिए काम किया जा रहा है। वह खिलाड़ी अपने
परफॉर्मेंस और अपनी शक्ति वर्धन के लिए करता है। और यह जो नशा जो हमारे समाज को खोखला कर रहा है वह शारीरिक क्षमताओं को तत्काल समाप्त करता है जो इस क्षेत्र में फैला हुआ है। उस नशे के संदर्भ में एक लाइन में इस क्षेत्र के युवाओं के लिए एक संदेश दे दें। जी सर, युवाओं के संदेश के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो जो आज के समय का प्रचलन है कि मोस्टली हम ज़्यादातर सामाजिक तौर पे जो नशा यूज हो रहा है वो दारू का, गांजे का, चरस का, इन चीज़ों का हो रहा है, जो कि एक बहुत बुरी लत है। और मैं नहीं मानता कि एक सामाजिक पर्सन को, चाहे वो कोई भी हो, उनको इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इन चीज़ों से जिसको अभी एजुकेशन इसीलिए ज़्यादा मायने रखती है कि एजुकेटेड जो पर्सन है और एथलीट होता है वो इन चीज़ों के साथ जुड़ के अवेयरनेस अपने साथी को बताएं। सबसे ज़्यादा एक जो समझाने का ये रहता है कि जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादातर, जहाँ हमने देखा है, जहाँ तक मैंने देखा है कि वो ज़्यादा न तो बुक्स की बातें मानती है, न ज़्यादा अपने जो गाइडर हैं उनकी बातें मानती है। यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा बातें अपने फ्रेंड्स, अपने कुलीग की मानती है, उनके हम एज में जो बच्चे हैं उनकी मानती है। तो मैं सभी जो यंग जनरेशन हैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप कभी भी अपने जूनियर या सीनियर को ऐसे नशे के बारे में हमेशा उनको पॉजिटिविटी फैलाएं, उनको न करने की सलाह दें और उनके ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानों के बारे में जो उनको जैसे बॉडी में हार्म्स जो पैदा कर रहे हैं, जो तत्काल जो उनकी एनर्जी और एक सबसे जो मेन फोकस जो रहता है, अगर कोई भी बच्चा या कोई भी पर्सन अगर नशा करता है तो सामाजिक जो दायरा होता है उसमें सबसे ज़्यादा मेजर जो रोल है उसकी इमेज, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। कोई भी उससे वो खुद की इमेज नहीं, वो अपने पेरेंट्स की इमेज, उनके दादाजी की इमेज, सब जितने भी हैं मतलब पूरी फैमिली की इमेज को वो डाउन कर रहे हैं। वो सिर्फ अपनी इमेज को डाउन नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को अगर वो ध्यान रखें कि ये जो अगर मैं नशा करूँगा तो सिर्फ मेरी ही इमेज पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे मम्मी पापा, मेरी पूरी फैमिली जिन्होंने इतनी रेपुटेशन बनाई है इस समाज में, या उनको जब भी वो करें तो एक बार ये सोचे कि अगर मैं करूँगा तो मेरा जो लॉस है वो कितना है और नहीं करूँगा तो मेरा फ़ायदा कितना है। तो अगर हम ये आकलन करने लग जाएं, ये जो यंग जनरेशन है अगर ये आकलन करने लग जाए, और इसी आकलन की मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो ऐसी चीज़ों पे अपना फोकस करे जो उसको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करती है। एजुकेशंस है, स्पोर्ट्स है, अपने गोल सेट करें और अपने गोल सेट करने के बाद उस लाइन में सक्सेस पर्सन से ही वो सलाह मशवरा करें। क्योंकि आम जन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो बच्चा जिस फील्ड में सक्सेस नहीं है हम आम तौर पर उसी इंसान से सलाह लेते हैं। और सलाह एक ऐसी चीज़ है जो बोलते हैं कि वो कहावत नहीं है कि सीख तो पत्थर को भी पाड़ देती है, तो ये वैसे ही है सेम कि अगर हम एक सही पर्सन से सलाह करें, अब उस लाइन के मास्टर से अगर हम सलाह करें तो मेरे हिसाब से वो सलाह भी सही है और वो डायरेक्शन भी सही रहेगी उस बच्चे के लिए, उसके कैरियर के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए और हमारे समाज के लिए भी। बहुत खूब। हम इस संदेश के साथ कि खेल युवाओं को नशे से दूर रखते हैं, मानसिक रूप से सशक्त बनाते हैं, समाज में प्रेम और प्यार के साथ जीना सिखाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में लड़ना सिखाते हैं, इस वार्ता को विराम देते हैं। आपने चेतना रेडियो के स्टूडियो में आकर चेतना रेडियो के श्रोताओं से मुखातिब हुए, इसके लिए रणवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नई सफलताओं, नई ऊंचाइयों के साथ चेतना रेडियो के स्टूडियो में आते रहेंगे। आपका पुनः धन्यवाद। जी सर, मैं भी चेतना रेडियो स्टूडियो के माध्यम से और आपको बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया और थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसा मौका दिया और जो मेरे विचार थे वो आम जन तक पहुँचाने का आपने जो काम किया है। जैसे मैं एक
आम जन से, गरीब परिवार से, जिस कंडीशन से निकल के आया हूँ और जहाँ पहुँचा हूँ, वो एक लाइफ जर्नी आपने बताई। हो सकता है कि अगर इस वार्तालाप से किसी एक बच्चे की लाइफ भी चेंज हो सकती है, तो मेरा मानना है कि इस वार्तालाप का जो मेन मकसद था वो सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू।